आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो शबाना रोज़ उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरगर्म हैं। एक ऐसा नाम जिन्होंने कम वक्त में उर्दू की मदद से बहुत कुछ हासिल किया, जिन्होंने उर्दू दुनिया को भी बहुत कुछ दिया है और जिन्हें उर्दू दुनिया ने भी बहुत नवाजा है। नई नस्ल की पहली सफ़ में शामिल उर्दू के अदीब व मुहक्किक, कई किताबों के मुसन्निफ़ और नौजवान कलमकार डॉक्टर ज़ाकिर मलिक भलैसी आज हमारे मेहमान हैं, जिनके साथ हम जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान व अदब की क्या कुछ सूरत हाल है, मुल्की व आलमी सतह पर उर्दू के फ़रोग़ के लिए कितना काम हो रहा है और नए चिरागों में कितनी रोशनी है, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। उम्मीद है ये गुफ्तगू दिलचस्प होगी और आपको पसंद भी आएगी। अदबनामा के लिए डॉक्टर ज़ाकिर मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कलीम अहमद साहब, और खुसूस तौर मैं गुलिस्तान चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया और उर्दू पे बात करने के लिए जो है आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आपका बहुत मशकूर। डॉक्टर ज़ाकिर मलिक साहब, जम्मू कश्मीर में उर्दू की ज़मीनी सच्चाई से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर उर्दू के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटियों के बाहर भी काम हो रहा है? क्या जम्मू कश्मीर का उर्दू मुआशरा तवाना है? क्या जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान और अदब दोनों की सूरत हाल बेहतर है? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान बाकायदा तौर पर उर्दू रही है, और ये ज़बान जम्मू कश्मीर के अंदर किसी मुस्लिम सियासतदान ने इसको सरकारी ज़बान नहीं बनाया था। यहाँ का जो डोगरा महाराजा था, महाराजा प्रताप सिंह जी, उन्होंने फारसी को तब्दील करके उर्दू को यहाँ पे सरकारी जबान बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जम्मू के हर कोने के अंदर, हर कोने में उर्दू जानने वाले लोग रहते हैं, उर्दू में कम्युनिकेशन जो करते हैं वो लोग रहते हैं। इसलिए उन्होंने, महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को यहाँ की सरकारी जबान बनाया था। लेकिन आजादी के बाद जो है सरकारी सतह पर तो काम अपने तरीके से हो रहा है, कि सरकार का काम होता है इंस्टीट्यूशंस खोलना। उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है कल्चरल एकेडमी काम कर रही है, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, और उसमें लैंग्वेजेस के ऊपर भी काम हो रहा है। उर्दू का बाकायदा डेस्क उसमें मौजूद है। हालांकि सरकारी जबान यहाँ की जम्मू कश्मीर बहुत अरसा से है, ये यहाँ पे उर्दू अकादमी कायम होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं पाई आज तक। लेकिन चंद सालों से उसकी कुछ कोशिशें जो है वो हमारी तरफ से भी रही, और हमारी तरफ से कुछ आवाजें उठी, और बहुत सारी तंजीमों ने इसके लिए कुछ आवाजें उठाई, और आखिरकार जो है उर्दू अकादमी यहाँ पे कायम तो हुई है, लेकिन सिर्फ कागज पे कायम हुई है। जमीनी सतह पे उर्दू अकादमी यहाँ पे कहीं भी काम नहीं कर रही है, और हमें कहीं भी उसका दफ्तर तक जो है वो नजर नहीं आता है। तो जरूरत इस बात की है कि मौजूदा वक्त में जो उर्दू अकादमी यहाँ पे कायम की गई है, उस उर्दू अकादमी को फाल बनाया जाए। और जम्मू कश्मीर रही है कि यहाँ के महाराजा प्रताप सिंह ने जो उर्दू को यहाँ की सरकारी जबान बनाया था, उसको उसका दर्जा जो रहा है उसको बहाल करने की जरूरत है, और मौजूदा वक्त में सरकार को यहाँ पे इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ की अंजुमनें, यहाँ की जो गैर सरकारी तंजीमें हैं जो उर्दू के लिए काम करती हैं, उनको भी इस बारे में आवाज उठानी चाहिए कि भैया, अगर उर्दू अकादमी आपने यहाँ पे कागज के अंदर बना दी है, तो जमीनी सतह पर भी उसको कहीं ना कहीं जो है काम करने की इजाजत देनी चाहिए। सही। जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल उर्दू को पसंद नहीं कर रही है, वालिदैन भी बच्चों को उर्दू से जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आखिर क्यों? रहमत कलीम साहब, इसकी ये बिल्कुल सरासर मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि उर्दू से जो है नौजवान नस्ल जो है वो जम्मू कश्मीर की नहीं जुड़ पा रही है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू का झंडा जो है वो नौजवानों ने ही बुलंद करके रखा हुआ है। हाँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं, हमारे जो अदीब हैं उर्दू के, उनकी सरपरस्ती शामिल रहती है, उनकी सरबराही रहती है, लेकिन उर्दू का झंडा बुलंद करने में यहाँ के नौजवानों का ही हाथ है, और यहाँ के नौजवान ही सामने आकर उर्दू के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि यहाँ का नौजवान जो है वो उर्दू से दूर हो रहा है। आप मेरी ही मिसाल ले लीजिए, मैं भी तो एक नौजवान हूँ, लेकिन मैं उर्दू से जुड़ा हूँ। हालांकि मेरा दूर दूर तक उर्दू के साथ कोई वास्ता नहीं है।
मैं साइंस का तालिब इल्म रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उर्दू के लिए काम करने के लिए जो है वो उठा हूँ और उर्दू में इंशाल्लाह काम करता रहूँ। दिल्ली हो या यूपी, बिहार हो या बंगाल, मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौजूद उर्दू वालों के सामने बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उर्दू में दूसरी जबानों के मुकाबले रोजगार कम है, पीएचडी करके लोग खाली हाथ बैठे हुए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भी यही सूरत हाल है या इससे मुख्तलिफ? देखिए, जो मुल्क के बाकी हिस्सों में हालात हैं, वो हालात बिल्कुल जम्मू कश्मीर में भी वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा। और इसमें कहीं ना कहीं जो है हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो हैं वो उर्दू को लेकर हमारे अंदर एक एहसास कमतरी है और हमें उस एहसास कमतरी से थोड़ा बाहर आना चाहिए और उर्दू के मैदान में एक्सल करना चाहिए, उर्दू के मैदान में आगे आना चाहिए। बेरोजगारी इसमें जरूर है। जम्मू कश्मीर में भी जो उर्दू के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उर्दू में पीएचडी डिग्रियां हासिल किए हुए लोग हैं, उनके अंदर भी बेरोजगारी पाई जाती है। उसकी एक वजह मैं ये भी समझता हूं कि जो हमारे स्कूल हैं या हमारे कॉलेज हैं या हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें अक्सर उर्दू की जो पोस्टें हैं, उर्दू की जो असामियां हैं, वो बेशतर खाली पड़ी हुई। अच्छा। और इसमें सरकार को, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जम्मू कश्मीर का, उनको काम करना चाहिए और जो उर्दू की पोस्टें हैं कम से कम वो कॉलेज लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पे पुट करनी चाहिए। स्कूलों की हालत भी बहुत अबतर है उर्दू के हवाले से, क्योंकि स्कूलों के अंदर भी उर्दू के असातिज़ा की जो आसामियां हैं वो बहुत खाली पड़ी हुई हैं। तो जरूरत इस बात की है कि उन आसामियों को पुर किया जाना चाहिए, ताकि एक तरफ से बेरोजगारी का खात्मा भी हो और दूसरी तरफ से उर्दू की तरक्की भी हो और उर्दू जो है उसको फूलने फलने का एक मौका जो है वो फराहम हो जाए। गोया आप ये मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने सरकारी अदारे हैं वहाँ जो उर्दू के हवाले से आसामियाँ हैं, अगर उन्हें पूर कर दी जाए तो फिर उर्दू के तय जो बेरोजगारी का मसला है उर्दू बिरादरी वालों को जम्मू कश्मीर में, वो हल हो सकता है। बहुत हद तक वो मसला जो है हल हो सकता है और इसके अलावा कुछ और भी करने की जरूरत है। जैसे अगर जम्मू कश्मीर में सरकारी जबान उर्दू है तो सरकारी जबान सिर्फ उर्दू रखने या कागज पे रखने से बात नहीं बनेगी। हमें उर्दू ऑफिसर्स की पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें उर्दू असिस्टेंट्स की पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेंगी और हर इदारे के अंदर, बल्कि सिर्फ स्कूलों के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूँ हर इदारे के अंदर, हर शोबे के अंदर आपका पीएचई का महकमा है जिसको अब जल शक्ति नाम दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके अंदर भी उर्दू ऑफिसर्स की जरूरत है। हमारे जो अदलिया है उनके अंदर उर्दू ऑफिसर्स की जरूरत है, उर्दू असिस्टेंट्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि कुछ नई आसामियां जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि एक तरफ से हम बेरोजगारी को भी एड्रेस कर पाएं और दूसरी तरफ से उर्दू का फरोग भी। उर्दू की नई नस्ल के सामने इस वक्त क्या कुछ चैलेंजेस हैं? अपने हलके में जब हम उम्रों के साथ आप बैठते होंगे तब उर्दू वाले किस मसले को अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? उर्दू वालों के लिए, जो उर्दू के हमारे नौजवान लोग हैं, वो थोड़ी किताबों से दूर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है उनके लिए यही है कि वो लिटरेचर से थोड़ा दूर हो रहे हैं और लिटरेचर बहुत कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक जमाना आया है। लोग जो है अपने मोबाइल पे सब कुछ पढ़ लेते हैं। हालांकि इससे बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे भी हैं, लेकिन एक नुकसान हमारे नौजवानों के अंदर इस वक्त ये हो रहा है कि जो सोशल मीडिया के अंदर आता है, जो इंटरनेट के ऊपर आता है, वो सेंसर्ड नहीं होता है जी। उसका मय्यार भी उतना बेहतर नहीं होता है। वो किताबों से दूर है, सब कुछ गूगल के अंदर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन गूगल बाबा कभी कभी जो है कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी देता है जी। और हम उस इंफॉर्मेशन को सही समझना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नौजवान नस्ल है उनके सामने ये एक बड़ा चैलेंज है कि गूगल को भी सर्च करें, गूगल की तरफ भी जाएं, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो गूगल पे हैं उनको किताबों से क्रॉस चेक करने की जरूरत है, किताबें पढ़ने की जरूरत है, लिटरेचर पढ़ने की जरूरत है। ये मुझे लगता है कि नौजवानों के सामने एक बड़ा चैलेंज है मौजूदा दौर जी। जम्मू कश्मीर में उर्दू वालों के सामने, उर्दू वाले की उर्दू बिरादरी से और ख़ास तौर से सरकार से क्या कुछ मुतालबात हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जम्मू कश्मीर में
आज तक कोई उर्दू अकेडमी नहीं थी जी। और हमारा सबसे बड़ा जो नौजवानों का मुतालबा है वो यही है कि यहाँ की जो उर्दू अकेडमी है उसको जमीन पर उतारा जाए, उसको कुछ कामकाज दिया जाए। और इसके अलावा जो नौजवानों का मुतालबा रहेगा सरकार के साथ वो यही है कि उर्दू की बहुत सारी आसामियां जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वो क्रिएट की जाए ताकि नौजवानों को भी इससे एक हौसला मिले और वो उर्दू पढ़ने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करें। उन्हें लगेगा कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, उर्दू के लिए कुछ हो रहा है, तो इस फील्ड में वो भी आगे आने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान अब तक के उर्दू रही है। गुज़श्ता साल सरकार ने 4 और ज़बानों को जोड़ दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की उर्दू बिरादरी पूरी तरह से खामोश है। क्यों ऐसा? क्या इससे उर्दू का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या कोई असर नहीं पड़ रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये खालिस उर्दू ही सरकारी ज़बान थी जम्मू कश्मीर में, तब भी हमारे वो दानिश्वर जिनको आप दानिश्वर बोल रहे हैं तब भी वो खामोश थे। तब उन्होंने उर्दू की तरक्की और तरवीज के हवाले से कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया जो उनको देना चाहिए। अच्छा। और आज भी वो खामोश है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तब भी उर्दू के साथ वैसा ही सलूक हो रहा था जब उर्दू यहाँ की सरकारी जबान थी। अब 4 और जबानों को जोड़ा गया है तो अब भी वही सलूक हो रहा है, तो कोई खास फर्क नहीं आया है। इसलिए शायद उन्होंने खामोशी इख्तियार की होगी। लॉकडाउन में इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि उर्दू किस हद तक डिजिटलाइज हुई है। अपने तजर्बे की बुनियाद पर डॉक्टर जाकिर मलिक साहब, क्या आप ये बताएंगे कि जिस हद तक उर्दू डिजिटलाइज हुई है, ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है इस पर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी उर्दू में बहुत काम करने की जरूरत है। एक जमाना ऐसा था कि हम गूगल के ऊपर उर्दू में कुछ सर्च नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम सर्च कर पा रहे हैं। आज कुछ किताबें भी उर्दू की किताबें मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनमें मौजूद है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये बिल्कुल काफी नहीं है। उर्दू के जो लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। देखिए, बाकी जबानों के अंदर ऐसे ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस आ गए हैं, ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिन पे वो अपनी किताबें डाल सकते हैं, जिन पे अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। उनकी जबानों का फरोग जो है वो एप्स के जरिए हो रहा है, डिजिटल तौर पर हो रहा है। लेकिन उर्दू के अंदर अभी उस तरीके की एप्लीकेशंस नहीं आई है, उस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है वो अभी नहीं बने हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो उर्दू की एप्स तैयार करें और उर्दू जो एंड्रॉइड फोन पे उनको जो है वो किताबें पढ़ पाए, जो एंड्रॉइड फोन पे उर्दू की तरक्की का काम करें। ऐसी कुछ एप्लीकेशंस, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो उर्दू दुनिया को बनाने पड़ेंगे और बाकी दुनिया के साथ जो है कांधा से कांधा मिलाकर आगे चलने की जरूरत है। फिलहाल हम इस मामले में बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं और हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी। आप उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग के लिए एक तंजीम भी चला रहे हैं। आपकी तंजीम से मुतल्लिक़ सवाल से पहले एक सवाल ये है कि मुल्की सतह पर सरकारी या गैर सरकारी जो तंजीमें हैं, उन तंजीमों की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान में जो तंजीमें काम कर रही हैं उर्दू के हवाले से, जितने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उस हिसाब से वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अब रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं। जो एनजीओज होती हैं हमारी, जो रजिस्टर्ड एनजीओज होती हैं, उनके पास भी उतने रिसोर्सेज होते नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर जो है प्रोग्राम करें और बड़े पैमाने पर काम करें। लेकिन जितने रिसोर्सेज उनके पास है, जितने वसाइल उनके पास है, उस हिसाब से अपना अपना हिस्सा तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी तंजीमें हैं उर्दू की, वो बराबर डाल रही हैं। कम से कम न करने से कुछ करना बेहतर है। अगर कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो भाई कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम कुछ लोग जो काम कर रहे हैं तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि भैया कुछ न करने से कुछ तो कर रहे हैं।
आपकी तंजीम है आलमी तहरीक उर्दू, जिसके आप सदर हैं। इस तंजीम का काम क्या है और कैसे ये काम करती है, इसके मकासद क्या कुछ हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी एक तंजीम थी तहरीक बकाए उर्दू, जो 15 साल से सरगर्म थी जी। और अब कोविड के जमाने में आलमी तहरीक उर्दू का कयाम अमल में लाया गया है, जिसमें एक इजलास हुआ था पूरे आलमी सतह पर, जिसमें हमारे इंग्लैंड के लोग भी मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग हैं, यूएई से हैं और स्वीडन से हैं, साउथ अफ्रीका से हमारी इस तंजीम के अंदर है। उसमें हमने ये फैसला किया कि हमारा जो मिशन रहेगा, सबसे पहले ये रहेगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो उर्दू की बस्तियां हैं, उन बस्तियों को हम आपस में पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे और बाद में उर्दू के फरोग का भी काम करेंगे। इस वक्त जो हमारा काम चल रहा है आलमी तहरीक उर्दू का, वो यही चल रहा है कि हम उर्दू की बस्तियों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारा मिशन है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, संस्कृत की बेटी है, हिंदी की बहन है। हम समझते हैं कि जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अमन की जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत जो है वो अमन की है। तो मैं समझता हूं कि उर्दू के अंदर अमन मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर गंगा जमनी तहजीब है और जब ये तहजीब पूरी दुनिया में जाएगी तो पूरी दुनिया में अमन जो है वो आएगा और मुझे लगता है कि उर्दू से पूरी दुनिया में अमन आ सकता है। ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है, पूरी दुनिया के अंदर गंगा जमनी तहजीब जो है पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए। डॉक्टर जाकिर साहब, आपने उर्दू को गंगा जमनी तहजीब की अलामत बताया। अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक ख़ास तबका है जो ये, या सियासी तबका है जो ये ख़ास तौर से कोशिश करता रहा है, कोशिश इस हवाले से कि उर्दू ज़बान को एक ख़ास मज़हब के साथ, एक ख़ास कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाए। एक मजहबी रंग देने की उर्दू ज़बान को कोशिश की गई और कहा गया कि ये मुसलमानों की ज़बान है। ये सियासी हथकंडा था, हर कोई जानता है, लेकिन ये सियासी हथकंडा काम कर गया। एक बड़ी आबादी अक्सरियती तबके से आज ये मानने को तैयार है कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान है। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा करने से उर्दू का नुकसान हुआ और ऐसा करने वाले के मकासद क्या रहे होंगे? देखिए, ये सवाल जो है अक्सर उठता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, या आपने बहुत सही फरमाया है, उसको समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं जी। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, उनको मैं वापस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो इसमें जगन्नाथ आजाद पैदा नहीं होते जी। अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो इसमें चकबस्त नहीं लिखते। अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो कृष्ण चंद्र इसमें पैदा नहीं होते, इसमें जगन्नाथ आजाद जैसे आलिम पैदा नहीं होते, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जैसे जो है दानिश्वर पैदा नहीं होते। अगर ये मुसलमानों की ज़बान हो, ये सबकी ज़बान है, तमाम तबके ने, तमाम फिरकों ने इसको परवान चढ़ाने में मदद की है। हिंदुस्तान की हमारी अपनी ज़बान है। देखिए, एक बात तो जायज है, एक बात जायज है कि मुसलमान जो राजा महाराजा रहे हैं, जो मुसलमानों की सरकार यहाँ पे रही है, उनकी सरपरस्ती उर्दू को जरूर हासिल रही है, उनकी सरपरस्ती, और उनकी सरपरस्ती में उर्दू जो है वो सरकारी सरपरस्ती में जरूर पनपी है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, हर वो चीज जो मुसलमानों ने अगर उसको फरोग दिया है, उसको सिर्फ हम मुसलमान कहकर जाए उससे दूर नहीं हो सकते जी। अब मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है, इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, उन्हीं सियासतदानों ने, उन्हीं सरकारों ने यहाँ पे लाया। अब हम कहेंगे कि भाई हम लाल किला नहीं जाएंगे क्योंकि मुसलमानों ने बनाया है, हम बोलेंगे हम ताजमहल नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि मुसलमानों ने बनाया है, हम बोलेंगे कि जामिया मस्जिद में हम जो है नहीं जाना चाहते, हम नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि मुसलमानों ने बनाई है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जामिया मस्जिद के अंदर आधी आबादी जो अंग्रेजों की घुसी रहती है 24 घंटे। तो भाई, जब वहां कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो चीज मुसलमानों ने बनाई है उसके आप बिल्कुल नजदीक जाते हैं, उसको देखते भी हैं, जहां पे उर्दू अगर मुसलमानों ने उसको सरपरस्ती दी है, उसको फरोग दिया है, तो इसको मुसलमानों का ठप्पा लगाना जो है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो जरूर चाहूंगा कि सिर्फ मुसलमानों की जबान इसको नहीं समझा जाता है जी। अब जो है नया एक
ये आ गया मार्केट में कि भाई ये तो पाकिस्तानियों की जबान है। जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान 72 साल पहले बना है और हिंदुस्तान में ये जबान उससे 1000 साल पहले राइज थी। उससे 1000 साल पहले यहाँ के लोग जो है उसको पढ़ते थे और यहीं के लोगों ने इसको जो है वो परवान चढ़ा, यहीं के लोगों ने प्यार किया और आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो है उर्दू के लोग मौजूद हैं, इसको प्यार दे रहे हैं। तो ये अगर उन लोगों ने उर्दू को सरकारी जबान बनाया है पाकिस्तान ने, तो इस पे हमें को फख्र करने वाली बात है। ये तो फख्र करने वाली बात है कि हिंदुस्तान की हमारी जबान, संस्कृत की हमारी बेटी, हिंदी की हमारी बहन को पाकिस्तान ने सरकारी जबान बनाया है। ये बहुत फख्र की बात है, हमें इस पे फख्र करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा अमेरिका भी इसको सरकारी जबान बनाए, हम तो चाहते हैं कि फ्रांस भी इसको सरकारी जबान बनाए, हम तो चाहते हैं कि सऊदी अरब भी इसको सरकारी जबान बनाए। तो भैया ये तो फख्र वाली बात हो गई। इसमें ये कौन सी बात हो गई कि ये पाकिस्तान की सरकारी जबान है? भाई इसमें हमको हिंदुस्तान के लोगों को फख्र महसूस करना चाहिए कि हमारी अपनी जबान को गैर मुल्की लोग जो है वो अपनी सरकारी जबान बना रहे। जी। डॉक्टर जाकिर मलिक साहब, आपकी 3 किताबें मंजर-ए-आम पर आई हैं। सुना है कि मज़ीद 3 किताबें मंजर-ए-आम पर आने वाली हैं। ये किस किस्म की किताबें होंगी, क्या कुछ मौज़ूआत होंगे? इन तीनों किताबों के बारे में अगर कुछ बता पाएं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरी जो एक किताब आई है उसके बारे में बताऊंगा कि दानिश का मेरी एक किताब आई है जो तालीम के हवाले से है कि तालीम इस रीजन के अंदर कैसे आई, कैसे पनपी, किन लोगों का इसमें हाथ रहा, कैसे कैसे सरकारी सरपरस्ती तालीम को रही और आज जो है वो किस लेवल पे है। इस वाली किताब को जो दानिश का है, इस किताब को एशियन एजुकेशन अवार्ड भी मिला है क्योंकि ये बेसिक रिसर्च का काम था जो मिला है। जो आने वाली मेरी किताब है, आपने आने वाली किताबों के बारे में मुझे बताया है, तो इस वक्त जो है मेरी एक रिसर्च चल रही है कि जो मुसलमान साइंसदान रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन मुसलमान साइंसदानों ने कौन कौन सी इजादात की हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जियोमेट्री के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, तमाम शोबों के अंदर मुसलमान जो साइंसदान रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और भैया 1000 साल से अब वजह क्या है कि हम सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा कर रहे हैं, अब हमारे पास साइंसदान पैदा नहीं हो रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं, उन वजूहात को भी मैं उसमें डिस्कस करूंगा और साथ में जो इजादात हैं जिनसे लोग टोटल नावाकिफ हैं, लोगों को यह मालूम नहीं है कि अगर एस्ट्रोनॉमी की इजाद हुई है, आसमान के ऊपर अगर तारे नजर आने की बात हुई है, वो किसने इजाद किया है? एस्ट्रोनॉमी किसने इजाद की? मेडिसिन किसने इजाद किया? जो आप अलजबरा पढ़ते हैं, वो अलजबरा एक अरबी लफ्ज है, उन्हीं के नाम पे उसको जो है पता नहीं है लोगों को कि ये किन लोगों ने इजाद किया। तो हमने उन लोगों को भुला दिया है, हमें उन लोगों को याद करना चाहिए और उनसे एक हौसला लेना चाहिए कि हमें साइंस के मैदान को पकड़ना चाहिए और साइंस के मैदान में वैसे ही तरक्की करनी चाहिए जैसे इन लोगों ने की थी और अपना नाम बनाया था। मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर में इसकी बहुत जरूरत है, मुसलमानों के अंदर जो साइंसी रुझान है उस रुझान को पैदा करना, और ये किताब जो है थोड़ी बहुत ही उसमें मददगार साबित हुई। दूसरी एक किताब पर मेरा काम चल रहा है, वो मीरास नाम से एक किताब आएगी, वो मेरे अपने इलाके की एक तारीख है। अच्छा। वहाँ का स्पोर्ट्स कैसा है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उस पे बात की है। और एक और किताब जो है वो मैं अभी शुरू नहीं की है लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको शुरू करने वाला हूँ, वो भी तालीम के हवाले से ही है। इस खित्ते के अंदर जो तालीम का इनकलाब आया है, क्यों आया है, कैसे आया है और किन लोगों का इसमें किरदार रहा है, इन तमाम चीजों पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है कुछ किताबें आने वाली। डॉक्टर जाकिर साहब, तीनों किताबें आपकी रिसर्च यानी तहकीक पर मुश्तमिल नज़र आ रही है। अब मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो रिसर्च पर काम हो रहा है, तहकीक के हवाले से जो काम हो रहा है, क्या वो तशफ़ी बख्श है? देखिए, अभी तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली हालात जो है नामुसाइद हालात हमेशा रहे हैं। उसमें हमेशा जो रिसर्चर्स हैं हमारी, उनको भी बहुत परेशानियां आई हैं। देखिए, हम रिसर्च के लिए अगर बाहर निकलना होता है, हमें लोगों से मिलना भी होता है,
हमें कुछ लिखना भी होता है, हमें इंटरनेट की भी जरूरत पड़ती है, तो कहीं न कहीं हमारा इंटरनेट भी कभी कभी बंद रहता है, हमारे यहाँ कभी कभी गोली भी चलती है, हमारे यहाँ कर्फ्यू भी होता है, हमारे यहाँ लॉकडाउन भी हो जाता है, तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों से रिसर्च जो है वो मुतासिर होती है। और बाकी जगहों की तरह यहाँ भी इन चीजों से जो है वो रिसर्च काफी मुतासिर रही है, लेकिन जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं, और जितना टाइम उनको मिलता है और जितने वसाइल उनको मिलते हैं उसी वसाइल का गुजारा करके वो रिसर्च का काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा कि इस माहौल के अंदर भी वो रिसर्च का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आलमी सतह पर जो उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल है और जो नई बस्तियों के आबाद होने का दावा किया जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? बहुत बहुत अहम सवाल है। और देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले ये एक चीज बताऊंगा कि एक जमाना वो भी था जी कि जब उर्दू का नाम लिया जाता था तो लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते हैं बस, और बस इन्हीं दो मुल्कों में उर्दू है और कहीं भी नहीं है। बल्कि रिसर्च भी इस पे बाकायदा 50 साल 60 साल पहले हुई, उसमें यह बताया गया कि एशिया के जो है चंद ममालिक हैं जिनमें उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू लिखी जाती है। लेकिन मौजूदा दौर में जहां तक मैंने पढ़ा है, आज सूरत हाल ये है कि कम से कम 36 के करीब ऐसे ममालिक हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनमें उर्दू बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ी जाती है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है। उन्हीं अंग्रेजों के मुल्क में, जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, उन्हीं के मुल्क में बरतानिया के अंदर उर्दू बोलने वालों की तादाद हर रोज बढ़ रही है। और वहां कई ऐसे उर्दू अकादमियां कायम हुई है, कई ऐसे उर्दू इदारे कायम हुए हैं जो उर्दू की नशोनुमा और उर्दू की तरक्की व तरवीज का बहुत अहम काम कर रहे हैं। तो यह खुशी की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उर्दू बहुत तेजी के साथ चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन में जो जबानें वहां की सरकारी जबानें हैं वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि 6 जबानें हैं, जिनमें चाइनीज है, रशियन है, अरेबिक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। ये जबानें वहां की सरकारी जबानें हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, उसकी तकरीर का ट्रांसलेशन पहली बार यूनाइटेड नेशन में उर्दू में किया गया। क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी उनको करने की? तो समझने वाली बात यह है कि अगर यूनाइटेड नेशन ने उर्दू का तर्जमा करना शुरू कर दिया है तो मतलब यह है कि पूरी दुनिया के अंदर उर्दू के पढ़ने और उर्दू के समझने वालों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। तो ये उर्दू वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत हमें जो है इस पे फख्र करना चाहिए कि उर्दू जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। जी, डॉक्टर जाकिर मलिक भलैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आपने जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान और अदब की जो सूरत हाल है उससे पर्दा उठाने की कोशिश की, नई नस्ल के सामने क्या कुछ चैलेंजेस है इसको दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपकी बातें उर्दू बिरादरी को बेदार करने का काम करेंगी और इस तरह उर्दू का कुछ भला हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ इस हफ्ते का अदबनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।